हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पीवी सस्कुंज अध्याय में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 अध्याय 1 परिमेय संख्या, ये हमारी तीसरे दिन की क्लास है। इससे पहले हम लोग 2 क्लास पढ़ चुके हैं। इसमें हम परिमेय संख्या के बारे में जान चुके हैं कि परिमेय संख्या क्या होती है, और संवरक परगुण यानी समृद्ध परगुण के बारे में जान चुके हैं, और क्रम विनिमय परगुण और साहचर्य परगुण के बारे में जान चुके हैं। हम लोगों ने सीखा था कि परिमेय संख्याओं के केस में जो संवरक परगुण है यानी समृद्ध परगुण है वो जोड़ घटाव और गुणा के केस में लागू होता है, परंतु भाग के केस में लागू नहीं होता है। कहीं कहीं लागू होता है, इसलिए ये कहते हैं कि भाग के केस में लागू नहीं होता है। और इसमें हम लोगों ने देखा था क्रम विनिमय परगुण में कि जोड़ और गुणा के केस में क्रम विनिमय परगुण लागू होता है, घटाव और भाग के केस में नहीं। इसी प्रकार इसमें भी हम लोग देखते साहचर्य परगुण में जोड़ और गुणा के केस में साहचर्य परगुण लागू होता है और घटाव और भाग के केस में नहीं लागू होता है। तो इन सब चीज़ों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब इसके आगे आइए देखते हैं। आप लोग को कुछ होमवर्क दिया गया था। पहले होमवर्क के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। 2 प्रश्न दिया गया था। एक अभ्यास 1.1 का परगुणों का प्रयोग करके हल कीजिए। तो इसका उत्तर आप लोग देख लीजिए। अभ्यास 1.1 का पहला प्रश्न था, एक में -125/462। अभ्यास 1.1 में पहले में उत्तर आएगा -125/62, -125/462, और दूसरे में उत्तर आएगा 4/3। आप लोग आंसर मिला लीजिए, कितने बच्चों का सही है आप लोग कमेंट करके बताइए कि किसका किसका प्रश्न सही है। और हाँ, कुछ बच्चे जो विद्यालय का व्हाट्सएप ग्रुप बना है उसमें प्रश्न को सॉल्व करके भेज रहे हैं, तो उनका प्रश्न देखा जाता है। वो लोग सही किए हैं। 2-3 बच्चे भेजे थे, तो सभी बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजें। और जिन बच्चों का नंबर ग्रुप में ऐड ना हो, स्कूल के नंबर पे फ़ोन करके अपने नंबर को ग्रुप में ऐड करा लें, ताकि वो भी क्वेश्चन को भेज सकें। ठीक, ये अब इसको मिटा देते हैं। हम आगे की चीज़ों को पढ़ते हैं। आगे की चीज़ में हम लोग पढ़ेंगे आज क्या पढ़ना है हमें, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। ठीक, परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक। ये योज्य तत्समक क्या है? आइए देखते हैं। प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों की तरह परिमेय संख्याओं के लिए भी शून्य योज्य तत्समक है। जब हम एक परिमेय संख्या में शून्य जोड़ते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यही है योज्य तत्समक। योज्य तत्समक क्या है? जब किसी परिमेय संख्या में हम 0 को जोड़ दें तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यही है योज्य तत्समक की मतलब किसी भी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ने पर उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही है योज्य तत्समक। शून्य योज्य तत्समक है। शून्य योज्य तत्समक जैसे -3/5 है, इसमें हम 0 जोड़ दें तो कितना मिलेगा? -3/5 ही मिलेगा, क्योंकि इसके मान पे कोई प्रभाव आएगा नहीं। तो किसी भी संख्या का अगर योज्य तत्समक कहा जाए तो उसमें 0 को जोड़ के हम दिखा देंगे कि वही परिमेय संख्या में प्राप्त हो रही है। यही इतना है योज्य तत्समक। तो परिमेय संख्याओं के लिए योज्य तत्समक यही है कि किसी भी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ेंगे तो सेम वही परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यही हमारा योज्य तत्समक है। अब हम परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक की बात करेंगे। गुणनात्मक, इसको आप लोग समझ लिए होंगे, कुछ नहीं था, सिंपल सा था। अब हम लोग गुणनात्मक तत्समक की बात करेंगे। परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक। गुणनात्मक तत्समक क्या होता है? जब हम किसी परिमेय संख्या को 1 से गुणा करते हैं तो हमें स्वयं वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह है गुणनात्मक तत्समक। देखिए, योज्य तत्समक में जब किसी परिमेय संख्या में 0 को जोड़ देते हैं तो वही परिमेय संख्या प्राप्त होती है। यह हमारा योज्य तत्समक। अगर कहा जाए कि 5/7 का योज्य तत्समक बताइए तो 5/7
प्लस 0 इक्वल टू 5/7, यही हमारा 5/7 ही 0 योज्य तत्समक है और उत्तर हमारा 5/7 ही आएगा। उसी तरह अब परिमेय संख्याओं के लिए गुणनात्मक तत्समक, तो परिमेय संख्याओं के लिए क्या है, एक क्या है, एक गुणनात्मक तत्समक है और 0 क्या था, योज्य तत्समक था। तो जैसे मान लीजिए -5/6 है, अगर कहा जाए इसका गुणात्मक तत्समक बनाइए तो 1 से गुणा करेंगे, उत्तर कितना आएगा, -5/6 ही आएगा, उत्तर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी परिमेय संख्या ले लेते हैं 6/7, अगर इसका गुणात्मक तत्समक कहा जाए 1 से गुणा करेंगे तो 6/7 ही आएगा, उत्तर वही रहेगा। तो एक क्या है यहाँ, गुणात्मक तत्समक। परिमेय संख्याओं के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक, और 0 क्या था, योज्य तत्समक। 0 हम जोड़ते थे, मान पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। अब ये चीज़ें हो गई। अब परिमेय संख्याओं का ऋणात्मक तथा योज्य प्रतिलोम, ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम। अब ये चीज़ें हम मिटा देते हैं, अब इसके आगे चलते हैं। परिमेय संख्याओं का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा, ठीक। ऋणात्मक मतलब प्लस है तो माइनस। एक परिमेय संख्या का, आप लोग हेडिंग को नोट करते जाएंगे, एक परिमेय संख्या का ऋणात्मक संख्या का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम ये भी बहुत सिंपल सा है। देखिए, अगर किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम निकालना है, देखिए अगर हम पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम निकालें तो 6 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, -6, उत्तर 0 आ जाएगा। 5 का योज्य प्रतिलोम -5, उत्तर 0 आ जाएगा। इसी तरह परिमेय संख्याओं में भी होता है, परिमेय संख्याओं का भी योज्य प्रतिलोम होता है। देखिए, प्राकृतिक संख्याओं, पूर्ण संख्याओं और पूर्णांकों की तरह एक परिमेय संख्या का ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम वह परिमेय संख्या होती है जिसमें जब हम इसमें परिमेय संख्या में जोड़ा जाता है तो उत्तर 0 प्राप्त होता है। देखिए, किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम वह संख्या होती है कि जिसके जोड़ देने से उत्तर क्या हो जाए, 0 हो जाए। जैसे -3/7 है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे, उत्तर 0 हो जाए तो +3/7 हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, उत्तर क्या हो गया, 0 हो गया। यानी कि अब यहाँ हम कह सकते हैं -3/7 जो है 3/7 की ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम है। किसकी, 3/7 की। कौन, -3/7 योज्य प्रतिलोम है या ऋणात्मक प्रतिलोम है। अगर हम कह दें कि दूसरी संख्या ले लेते हैं, 6/7 ले लें। अगर कहा जाए 6/7 का योज्य प्रतिलोम बताइए या ऋणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो 6/7 का ऋणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा -6/7 और उत्तर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। तो उत्तर जब 0 आ जाए तो समझ लीजिए यही हमारा योज्य प्रतिलोम है। अगर लिखना है 6/7 का योज्य प्रतिलोम या ऋणात्मक प्रतिलोम तो आप लोग कैसे लिखेंगे, 6/7 का, यहाँ लिखेंगे 6/7 का योज्य प्रतिलोम -6/7 होगा, ठीक। -6/7 होगा, क्योंकि -6/7 में जब हम -6/7 जोड़ेंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर 0 हो जाएगा। बस यही है हमारा ऋणात्मक अथवा योज्य प्रतिलोम, ठीक। इसको मिटा देते हैं, अब आगे चलते हैं। आप लोग तेजी से इसको समझ लीजिए, ये बहुत टफ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। एक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम। एक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम, ठीक। तो योज्य प्रतिलोम हम लोग देख लिए कि किसी भी परिमेय संख्या का योज्य प्रतिलोम, उसका ऋणात्मक, जैसे 5/7 का योज्य प्रतिलोम -5/7 हो जाएगा, क्योंकि 5/7 में -5/7 जब जोड़ देंगे तो उत्तर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक।
अब आइए हम व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करें। जैसे कहा जाए -13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। गुणात्मक या व्युत्क्रम, गुणात्मक या व्युत्क्रम दोनों बात एक ही है। गुणात्मक प्रतिलोम बताइए, तो क्या करेंगे? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है? इसी संख्या का उल्टा, -13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम हो जाएगा 9/-13। 9/-13, इससे से कट जाएगा, उत्तर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। ठीक, ये इतना करना है। तो हम क्या लिखेंगे? -13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम यहाँ लिखेंगे -13/9 का गुणात्मक प्रतिलोम 9/-13 है। देखिए बच्चों, किसी भी संख्या का गुणात्मक या व्युत्क्रम प्रतिलोम जो है सेम उसी का रिवर्स होता है, उल्टा होता है। ठीक, जैसे इसको मिटा दें। अगर हम कहें 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम, तो क्या लिखेंगे आप लोग? 5/6 का गुणात्मक प्रतिलोम 5/6 गुणे 6/5। इसको जब काटेंगे तो उत्तर क्या आएगा? 1 आएगा। तो किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम उसका व्युत्क्रम होता है, उसका उल्टा होता है। जैसे 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अगर 6/7 का गुणात्मक प्रतिलोम कहें तो 7/6 हो जाएगा, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यही इतना था। शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है। ठीक है, शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। शून्य का क्या व्युत्क्रम करेंगे? शून्य तो है ही है ऑलरेडी। शून्य का कौन सा व्युत्क्रम होगा? शून्य का कोई व्युत्क्रम नहीं होता है बच्चों। 1 और -1 आदि संख्याएं स्वयं की व्युत्क्रम होती हैं। जैसे 1 लिख दें हम, 1 का व्युत्क्रम 1/1 लिखा जा सकता है। 1 का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1 का गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? 1/1 ही हो जाएगा। इसको ऊपर ले जाए नीचे ले जाए, बात क्या है? बराबर है। तो 1 का और -1 का गुणात्मक प्रतिलोम स्वयं वही संख्या है। मतलब 1 का गुणात्मक प्रतिलोम 1 ही है और -1 का -1 है। एक धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक होता है। तो अगर धनात्मक परिमेय संख्या है तो उसका व्युत्क्रम भी धनात्मक ही होगा। 6/7 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम प्रतिलोम 7/6 ही तो होगा, एक धनात्मक संख्या है। ठीक, यही इतना था। और ठीक, बस ये इतना था। अब हम लोग अभ्यास प्रश्न पे चलते हैं। अभ्यास 1.1 में हम लोगों ने कुछ एक चीज़ और जान लेते हैं बच्चों कि मॉड क्या होता है। मॉड वैल्यू एक क्वेश्चन दिया है आप लोगों में, थोड़ा उसमें मिस्टेक है, तो हम मॉड वैल्यू को समझा के उस क्वेश्चन को सही करा देते हैं। मॉड वैल्यू क्या होता है? मॉड वैल्यू या इसी को निरपेक्ष मान भी कहते हैं। जैसे -5/6 है, -5 है, तो इसका मॉड, ये मॉड क्या होता है बच्चों? ये डबल खड़ी लाइन को इसी को बोलते हैं मॉड। मॉड का मतलब होता है किसी भी संख्या को धनात्मक बना देना। तो -5 है, इसमें मॉड लगा दें तो इसका वैल्यू क्या आएगी? 5 आ जाएगी। किसी भी ऋणात्मक संख्या को धनात्मक बना देता। -6 है तो मॉड के अंदर तो 6 आ जाएगा। अगर 5 है मॉड के अंदर तब भी ये 5 ही रहेगा, निगेटिव नहीं हो जाएगा। मॉड से बाहर निकली हुई संख्या हमेशा और हमेशा पॉजिटिव होती है, धनात्मक होती है। ठीक, यही इतना करना था। और अब हम आप लोग को मॉड वैल्यू आप लोग समझ लिए, इसी को निरपेक्ष मान भी कहते हैं। मॉड का सिंबल है डबल खड़ी लाइन, मॉड कहते हैं इसे। मॉड के अंदर अगर जो वैल्यू रहती है, जो मान रहता है, उसे जब मॉड से बाहर निकालेंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ -5 था, मॉड लगा है, मॉड की वजह से ये धनात्मक हो गया। ठीक, यही इतना था मॉड का मतलब। अब हम आगे चलते हैं अभ्यास 1.1 की तरफ। अभ्यास 1.1 में हम काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। अभ्यास 1.1 में हम दूसरा प्रश्न लिखेंगे। अभ्यास 1.1 में हम दूसरा प्रश्न लिखते हैं। क्या है? प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखिए। प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम लिखना है। प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम लिखिए। तो योज्य प्रतिलोम लिखना आप लोग को आ ही गया है कि किसी भी संख्या, कोई भी परिमेय संख्या दी गई है उसका निगेटिव लिख लेंगे।
जैसे पहला है -3/7, -3/7 का योज्य प्रतिलोम, ये पहला है 3/7, तो 3/7 का योज्य प्रतिलोम -3/7 हो जाएगा। दूसरा -4/11 है, तो -4/11 का योज्य प्रतिलोम +4/11 हो जाएगा। तो इसी प्रकार बाकी क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, हम नोट कर दे रहे हैं। -3/-5, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो 3/5 बचेगा। 3/5 का योज्य प्रतिलोम -3/5 हो जाएगा। और चौथा प्रश्न जो है 8/27 आप लोग क्वेश्चन लगा के व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे, ताकि ये पता चले कौन बच्चा क्वेश्चन लगा रहा है कौन सा नहीं, और विद्यालय खुलने पर कॉपी चेक होगी। ठीक, और तीसरा प्रश्न है सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए, सत्यापित कीजिए। ठीक, मॉड -x इक्वल टू x, मॉड -x इक्वल टू x। मॉड के अंदर जो भी संख्या रहेगी उसका मान हमेशा, अगर मॉड के अंदर कोई निगेटिव संख्या है तो उसका मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो x बराबर पहला है, x बराबर 13/17 के लिए, तो इसको हम एक, और दूसरा है x बराबर -21/31 के लिए। ठीक, -21/31 के लिए। तो दो प्रश्न हम लोग को करना है, जिसमें से हम एक बता दे रहे हैं। मॉड का जब मान यहाँ रखेंगे, मॉड -x है ना, और इधर इतना है x, तो क्या करेंगे, मॉड का मान जब रखेंगे, यहाँ x का मान कितना है, माइनस यहाँ 13/17। ठीक, और 13/17 यहाँ x का मान होगा, x का मान इधर रख दिए हम, x का मान इधर रख दिए। ठीक, अब मॉड के बाहर जब कोई संख्या जाएगी तो पॉजिटिव तो हो ही जाएगी ना 13/17, और ये भी क्या है 13/17, ये दोनों पक्ष बराबर है, बस यही है। ठीक, दोनों पक्ष क्या है बच्चों, बराबर है, इतना हम लोग करना था। ये थोड़ा सा ऊपर लिख देते हैं, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा, 13/17 आएगा, और यहाँ भी 13/17 आएगा। मॉड के बाहर ये तो 13/17 पहले से ही था, जब मॉड के बाहर कोई चीज़ जाएगी तो ये भी प्लस में ही रहेगी। ठीक, और इसके आगे हम प्रश्न को नोट करते हैं बच्चों। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। इन प्रश्नों को हम मिटा देते हैं, आप लोग नोट कर लिए होंगे अपनी कॉपी में। सभी बच्चे कॉपी लेकर तब वीडियो को देखें, ताकि जो चीज़ पढ़ाया जा रहा है, जो नोट कराया जा रहा है, उसे आप लोग कॉपी में नोट कर सकें। चौथा प्रश्न है निम्नलिखित का गुणात्मक अथवा व्युत्क्रम प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो गुणात्मक प्रतिलोम हम लोग को ज्ञात करना है। 4 नंबर गुणात्मक अथवा व्युत्क्रम प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। व्युत्क्रम प्रतिलोम, तो दोनों बात एक ही है, गुणात्मक कहें या ज्ञात करें, यही करना था। तो पहला है -17 का गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/-17 हो जाएगा, इसी का उल्टा। और दूसरा जो है -1 है। तीसरा जो है 1/3 का आप लोग जानते ही हैं, 3/1 हो जाएगा। और 4 नंबर जो है -9/13 है, और 5 नंबर जो है 3/-7 है। तो ये हमारा 4 नंबर का प्रश्न हो गया। ठीक है, 4 नंबर का प्रश्न। हम 5 नंबर का प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, बताइए क्या बताना है, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से, बताइए कौन से गुणधर्म की सहायता से आप 1/4 × 5 × 7/6 का 1/4 × 5 × 7/6 के रूप में अभिकलन कर सकते हैं, के रूप में
अभिकलन कर सकते हैं। अभिकलन करना मतलब व्यक्त करना। तो ये कौन सा है, ये कौन सा प्रगुण, यहाँ कौन सा गुणधर्म या कौन सा प्रगुण प्रयुक्त किया गया है। तो 1/4 बाहर है, ये ब्रैकेट में है, फिर ये दोनों ब्रैकेट में हो गया, ये बाहर हो गया। तो आप लोग को पता है ना साहचर्य प्रगुण में ऐसा होता है। तो आप लोग लिखेंगे कौन सा गुणधर्म है ये। ठीक, अब इन चीज़ों को आप लोग, इतना प्रश्न दिया गया है, ये सभी प्रश्न आप लोग लगाएंगे। आप लोग को दिखाई दे रहा होगा सभी प्रश्न, आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बात है कि क्लास 8 वाले बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि इस पे व्यूज ज़्यादा आ रहे हैं। और क्लास 6 और 7 वाले बच्चे थोड़ा कम देखते हैं, 7 वाले तो ज़्यादा ही कम देखते हैं। तो आप लोग, अगर आप लोग के भाई बहन हैं तो उनको भी थोड़ा मोटिवेट करिए कि वो भी वीडियो को देखें। ठीक है, और इसको मिटा देते हैं, आगे भी क्वेश्चन कुछ नोट कर दें। और हमारा इसके 5 नंबर के बाद है हमारा 6 नंबर का प्रश्न। 6 नंबर का प्रश्न, 6 नंबर के प्रश्न में निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखना है कि कौन सा गुणधर्म इसमें प्रयुक्त है। तो आइए 6 नंबर के प्रश्न को हम देख लेते हैं। गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म को लिखिए कि इसमें कौन सा गुणधर्म, मतलब वही सौरक प्रगुण है कि क्रम विनिमय प्रगुण है कि साहचर्य प्रगुण है। तो पहला है इसमें -5/7 गुणे -3/11 है, और इसमें -3/11 गुणे -5/7। बताइए इसमें कौन सा प्रगुण है। ये इधर थी संख्या, फिर ये संख्या इधर है, फिर दूसरे जो हो गया ये वाली संख्या इधर, ये संख्या इधर। क्रम का क्या हुआ है, विनिमय, एक्सचेंज हुआ है, परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ कौन सा प्रगुण हो जाएगा आप लोग को पता होगा। और -6/13 गुणे 1 बराबर 1 गुणे -6/13 बराबर -6/13। तो यहाँ -6/13 गुणे 1 है, 1 इधर आया, -6 इधर गया, यहाँ भी क्रम का परिवर्तन हुआ है। यहाँ कौन सा गुणधर्म हो जाएगा। तो आप लोग 6 नंबर तक का प्रश्न करेंगे। ठीक है, तो 2, 3, 4, 5, 6 इसमें के सभी प्रश्न आप लोग सॉल्व करेंगे। तो आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ाया जाएगा। कुछ क्वेश्चन अभ्यास 1.1 में बचे हैं, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। इसके आगे हम लोग चलेंगे परमीय संख्याओं का संख्या रेखा पर निरूपण। इस अभ्यास को पढ़ने के बाद दूसरा अध्याय हम लोग वर्ग और वर्गमूल पढ़ेंगे, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और जो बच्चे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, और नोटिफिकेशन भी दबा दिया करें, जो बेल है बगल में, ताकि जो वीडियो अपलोड हो तुरंत पता चल जाए। और बाकी जो लोग हैं वो भी शेयर कर दें, शेयर भी कर दें, लोगों को भी बताएं ज़्यादा से ज़्यादा कि चैनल पे क्लास 8 की क्लास चल रही है। देखिए बच्चों, ये क्लास जो है विद्यालय की बुक के माध्यम से चल रही है। तो ये ज़रूरी नहीं कि इसे विद्यालय के ही बच्चे पढ़ें, इसमें क्वेश्चन भी हम नोट कर रहे हैं, कोई भी बच्चा देख सकता है, चाहे सरकारी बुक हो चाहे प्राइवेट बुक हो। सभी में जो चैप्टर हैं वो लगभग समान से रहते हैं, तो किसी बच्चे का कोई नुकसान नहीं है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, इन सभी प्रश्नों को आप लोग ला के लाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।